हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर में यूनिट सेकंड स्पेक्ट्रोस्कोपी अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आई होप यू विल एंजॉय दिस यूनिट ऑल्सो लाइक फर्स्ट यूनिट। तो लेट स्टार्ट। जैसे पहले मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करता हूँ स्पेक्ट्रोस्कोपी को। स्पेक्ट्रम की प्राप्ति विकिरण तथा पदार्थ के मध्य अंतर क्रिया का परिणाम होती है। हाँ, वेरी बेसिक थिंग। स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। इसका कारण है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा के पैकेट के रूप में विसरित होते हैं। द रीज़न इज दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर propagated in terms of packets of energy, and these packets of energy are called quantum. its plural is quanta. इन्हें हम क्वांटम कहते हैं। प्रत्येक क्वांटम की ऊर्जा को निम्न समीकरण से व्यक्त किया जाता है। आप ये सब जानते हैं। The energy of a quantum is given by the following equation. Here epsilon is equal to h nu, where h is a constant called Planck constant, and its value, it has not been mentioned here, but you might be knowing, 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second. तो h तो वही है, आपने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर रखी। न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, आवृत्ति है। अब आप जानते हो कि न्यू और तरंग दैर्ध्य लैम्डा में क्या रिलेशन है। न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सी इज द वेलोसिटी ऑफ द रेडिएशन विच इज़ 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो उस हिसाब से इक्वेशन 1 को हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि एप्सिलॉन जो है फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, और we can judge from equation 1 and 2 that energy of a photon is directly proportional to its frequency nu, or it is inversely proportional to the wavelength of the radiation, that is lambda. तो वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है आपकी सुविधा के लिए। E is proportional to nu और E is proportional to lambda. These two things will be taken care of in the spectroscopy. इनमें आपको काम आएगी। अब हम एक और टर्म होती है तरंग संख्या, जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, खासकर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो तरंग संख्या की पहले डेफिनेशन बता देते हैं। तरंग संख्या के तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम को ही तरंग संख्या कहते हैं, अर्थात 1 लैम्डा को तरंग संख्या कहेंगे। न्यू बार इसका सिंबल है, तो न्यू बार हो गया 1 लैम्डा। तो अब इक्वेशन 2 में यदि हम रखते हैं एच सी अपॉन लैम्डा को, 1 लैम्डा को न्यू बार रखते हैं, तो एनर्जी ऑफ फोटोन ये आ जाएगी एच सी इंटू न्यू बार। तो कहने का मतलब ये है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एज वेल एज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव नंबर न्यू बार। और यदि हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो एच न्यू भी एनर्जी है और एच सी न्यू बार भी एनर्जी है। तो उनको कंपेयर करते हैं तो एच न्यू इज इक्वल टू एच सी न्यू बार हो जाएगा। एच एच कैंसिल करते हुए न्यू इज इक्वल टू सी न्यू बार। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि न्यू बार तरंग दैर्ध्य है, उसमें सी एक कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन, जो कि फिक्स है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड या 3 इंटू 10 टू पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यदि आपको फ्रीक्वेंसी पता करनी है तो वेव नंबर में सी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में होती है या सेकेंड इनवर्स, और न्यू बार आपको पर मीटर मिलेगी या फिर पर सेंटीमीटर मिलेगी। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, पर सेंटीमीटर अभी भी ज़्यादा प्रचलित है न्यू बार के रूप में। यदि न्यू बार पर सेंटीमीटर है तो सी को 3 इंटू 10 टू पावर 10 लेना होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड वाला, ताकि न्यू आपको हर्ट्स में मिल जाए। तो दिस इज आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये तो बताया गया था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ या वेव नंबर के बारे में कुछ जानकारी। अब जरा वेवलेंथ के बारे में भी जानकारी रख लेते हैं। वेवलेंथ आप सब जानते हैं, एक वेव की कुल वेवलेंथ को वेवलेंथ कहा जाता है, और इसकी जो यूनिट है अक्सर नैनोमीटर, आंगस्ट्रॉम और कभी कभी पिकोमीटर में भी होती है। क्योंकि मीटर है वैसे तो लेंथ की SI का ही, लेकिन क्योंकि वेवलेंथ काफ़ी कम होती हैं तो इसलिए इनको हम डिराइव्ड यूनिट या प्रीफिक्स्ड यूनिट के रूप में लिखते हैं। 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर होती है, और एक आंगस्ट्रॉम जो होती है 10 की पावर -10 सेंटीमीटर होती है।
और एच, हाँ पहले नहीं लिखा गया, अब यहाँ पे वर्णन कर रखा है। एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड रे ऐसा इकाई, और ये इस तरह से हो गया। और जैसे मैंने कहा, यदि लैम्डा सेंटीमीटर है तो न्यू बार सेंटीमीटर इन्वर्स में होगा, और यदि लैम्डा मीटर है तो न्यू बार मीटर इन्वर्स में होगा। अभी भी न्यू बार अर्थात तरंग संख्या सेंटीमीटर इन्वर्स में ज़्यादा व्यक्त किया जाता है। अब हम थोड़ा सा, अभी ये इंट्रोडक्टरी पार्ट ही चल रहा है, देखा जाए तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों का परास अर्थात रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आप जानते हो कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की परिभाषा तो वही है कि जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर हों, और वो दीज टू आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रेडिएशन। इनमें एक खासियत ये होती है कि इनकी सबकी वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन अलग अलग रेंज की होती हैं, जिनको मैंने यहाँ पर व्यक्त कर रखा है। सब ये देखिए इस तरह से है। ये फ्रिक्वेंसी का जो बढ़ता हुआ क्रम है वो बैकवर्ड है, और वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। और ई जो है, अभी आपको बताया था कि एनर्जी तो क्योंकि फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एनर्जी भी बैकवर्ड क्रम में बढ़ रही है। तो उस हिसाब से जो सबसे ज़्यादा एनर्जी या सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी या सबसे कम वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो एक्सरेज हैं। उसके बाद एक्सरे के बाद आप देखेंगे, उसके बाद यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, और उसके बाद है विजिबल रेंज। बहुत ही पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बहुत छोटा पार्ट है जो हमें दिखाई देता है, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर का ये विजिबल है। और उससे ज़्यादा वेवलेंथ का मतलब है कम एनर्जी का IR रेडिएशन होता है, और उससे ज़्यादा वेवलेंथ या कम ऊर्जा का माइक्रोवेव होता है, और उससे ज़्यादा वेवलेंथ अर्थात कम एनर्जी का रेडियो वेव्स होता है। तो इस तरह से ये पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को कुल मोटा मोटी 6 भागों में हमने बांट रखा है। यूँ तो और भी हैं, गामा रेज वगैरह है, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेक्ट्रोस्कोपी पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इवन मैं तो ये कहूँगा कि एक्स रेज भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओनली हम इस चैप्टर के हिसाब से यूवी विजिबल IR और माइक्रोवेव, केवल यही हैं जो आपके मतलब की हैं। RF फ्रिक्वेंसी को भी आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो, NMR स्पेक्ट्रम में, बाकी और कुछ ज़रूरत नहीं है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और उसके पार्ट्स के बारे में था। और अब ज़रा देखिए, जब अणु की विभिन्न ऊर्जा स्तरों के मध्य का अंतर विकिरण की ऊर्जा के बराबर होता है, तब यह अणु प्रकाश का उत्सर्जन या अवशोषण करता है, जिससे स्पेक्ट्रम की प्राप्ति होती है। तो स्पेक्ट्रम कब मिलते हैं हम आपको बता देते हैं। आप जानते होंगे कि अणु में बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं जो क्वांटाइज्ड होती हैं, और इन ऊर्जाओं के बीच का अंतर, ध्यान से सुनिए, अणु की ऊर्जाओं के बीच का अंतर जब विकिरण की ऊर्जा के बराबर हो जाता है, तो यह अणु उन विकिरणों का अवशोषण या उत्सर्जन करता है, और जिससे हमें स्पेक्ट्रम मिलते हैं। I repeat it in English. When you know that a molecule has many energy levels which are quantized, some are higher energy levels and some are low energy levels. When the energy difference between the two levels of a molecule is equal to the energy of the radiation, then these radiations are either absorbed by the molecule or emitted by the molecule, giving rise to द स्पेक्ट्रम। तो कहने का मतलब ये है कि एनर्जी सेपरेशन जरूरी है यदि आप कोई भी स्पेक्ट्रम चाहते हैं तो। ओके, अब ये स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और दूसरा आएगा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ते हैं। जब पदार्थ के अणु, देखिए, जब पदार्थ के अणु विकिरण के अवशोषण द्वारा निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते हैं, तो यह स्पेक्ट्रम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है, जो चमकीले पार्श्व में काली रेखाओं के रूप में मिलता है।
ये काली रेखाएं अवशोषण को दर्शाती हैं। देखिए ये अवशोषण स्पेक्ट्रम जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि ये कब मिलेगा आपको, व्हेन द मॉलिक्यूल absorbs energy from the radiation of course and undergoes transition from low energy level to high energy level, then these lines are obtained as black lines on a bright background. These black lines are due to the energy absorbed by the molecule, and these are called, and the lines which are obtained are forming absorption spectrum. तो उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, एक लो एनर्जी का लेवल है और एक हाई एनर्जी का लेवल है, और लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जब मॉलिक्यूल जाएगा तो जितनी भी एनर्जी का अंतर है, ये डेल्टा ई है सपोज, तो ये डेल्टा ई की वैल्यू जब एच न्यू के बराबर हो जाएगी, उस समय ये उस विकिरण को अवशोषित करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। और जो ये लाइनें आपको दिख रही हैं, ये इस तरह की, ये वही लाइन है जो इसने अवशोषित करी थी, और ये ब्लैक लाइन के रूप में मिलती हैं। इसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। ओके, सेकंड इज उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इसमें जो है रेडिएशंस एमिट करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा। रेडिएशन का मतलब तो एनर्जी हो गया, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एच नहीं बोला है, तो इसमें जस्ट उल्टा होता है। मॉलिक्यूल आपका हाई एनर्जी में है, देखिए मैं पहले ही बता देता हूँ, सपोज हाई एनर्जी में है और ये लो एनर्जी में आता है, और ये हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आएगा तो इतनी एनर्जी के डिफरेंस के बराबर अब ऊर्जा को, एनर्जी को छोड़ेगा, और वो भी रेडिएशन के रूप में छोड़ेगा। तो वो रेडिएशन जब छोड़ेगा तो वो आपको एक लाइन के रूप में मिल जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। तो अब इसको समझा देते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जब अणु प्रारंभ में ही उत्तेजित अवस्था में होता है, व्हेन द मॉलिक्यूल इज इनिशियली इन द एक्साइटेड स्टेट, तब यह अणु विकिरण के रूप में ऊर्जा को त्याग कर निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं। When they are already in excited state, then these molecules release the extra amount of energy to reach lower energy levels. इस प्रकार प्राप्त स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। So this spectrum is called emission spectrum. यह स्पेक्ट्रम काले पार्श्व पर चमकीली रेखाओं के रूप में प्राप्त होता है, and this spectrum is obtained as bright lines on ब्लैक बैकग्राउंड। और उदाहरण है सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम। जो आपके सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम जो विबग्योर के रूप में मिलता है, वो एमिशन स्पेक्ट्रम ही है, क्योंकि सूर्य के पास बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑलरेडी दे आर इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। आणविक स्पेक्ट्रम, अणु में विकिरण ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन द्वारा भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं संपन्न होती हैं। हाँ, इस आधार पर आणविक स्पेक्ट्रम को 3 भागों में बांटा जा सकता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, वी से दैट व्हेन ए मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स और एमिट रेडिएशंस, है ना, then there are various processes which are taking place in the molecule, और on this basis the molecular spectrum can be divided into 3 parts. फर्स्ट है, पहला है घूर्णन स्पेक्ट्रम, रोटेशनल स्पेक्ट्रम आई मीन। यह स्पेक्ट्रम अणु की घूर्णन ऊर्जा में संक्रमण के कारण होता है। दिस स्पेक्ट्रम अराइजेज ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ ए मॉलिक्यूल। आप जानते हैं कि अणु में घूर्णन ऊर्जाएं भी होती हैं, बहुत सारी ऊर्जाएं, कंपन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, बहुत सारी, उसी के आधार पर इनका वर्णन है। सो व्हेन द मॉलिक्यूल अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम वन रोटेशनल लेवल टू अनदर रोटेशनल लेवल, देन दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम अराइजेस। इस हेतु निम्नतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दिस रिक्वायर्स मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो सूक्ष्म तरंग क्षेत्र से प्राप्त होती है। दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड या दिस एनर्जी इज अवेलेबल फ्रॉम माइक्रोवेव रीजन। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि माइक्रोवेव बहुत ही कम एनर्जी का एरिया होता है यहाँ से,
तो रोटेशनल एनर्जी को के लेवल बदलने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उस हिसाब से ये माइक्रोवेव रीजन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। अतः इस स्पेक्ट्रम को सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। सो दिस स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम को प्राय हर्ट्ज या सेंटीमीटर इनवर्स द्वारा दर्शाया जाता है। दिस स्पेक्ट्रम इज यूजुअली expressed in terms of frequency hertz or in terms of wave number, that is centimeter inverse. नेक्स्ट देखिए वो है कंपन स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। तो ये स्पेक्ट्रम किस वजह से ओरिजिनेट हुआ, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। यह स्पेक्ट्रम अणु की कंपन ऊर्जा में संक्रमण के कारण प्राप्त होता है। दिस स्पेक्ट्रम अराइजेज ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन वाइब्रेशनल लेवल्स ऑफ ए मॉलिक्यूल। यहाँ पे पहले बताया था कि अणु में घूर्णन ऊर्जा के साथ साथ कंपन ऊर्जाएं भी होती हैं, क्योंकि अणु कंपन भी करता है और उनके ऊर्जाओं के बीच में संक्रमण से इस तरह का स्पेक्ट्रम मिलेगा। इसके लिए ऊर्जा अवरक्त क्षेत्र से अवशोष होती है। फॉर दिस पर्पज एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम IR, इंफ्रारेड रेडिएशन, क्योंकि इसके लिए थोड़ी उसके मुकाबले, घूर्णन के मुकाबले ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। अतः इस संक्रमण को IR स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। सो दिस स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो कॉल्ड IR स्पेक्ट्रम। IR स्पेक्ट्रम या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम एक ही बात होती है। तो इस स्पेक्ट्रम को प्राय सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि तरंग संख्या का मापक है, उसमें व्यक्त किया जाता है। IR स्पेक्ट्रम आर जनरली रिपोर्टेड इन वेव नंबर्स एंड दैट टू इन सेंटीमीटर इनवर्स। तो दो तो ये हो गए घूर्णन स्पेक्ट्रम और कंपन स्पेक्ट्रम। थर्ड स्पेक्ट्रम है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम क्या है? यह स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन द्वारा अणु में उपस्थित विभिन्न आणविक कक्षकों की ऊर्जा में संक्रमण के कारण प्राप्त होता है। आप जानते हो अणु में बहुत सारे ऑर्बिटल होते हैं, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग वगैरह वगैरह। देयर आर मेनी ऑर्बिटल्स इन दी मॉलिक्यूल, सम आर बॉन्डिंग, सम आर एंटी बॉन्डिंग, सम आर नॉन बॉन्डिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उसकी वजह से अब देखिए किस तरह से जब एक एनर्जी के ऑर्बिटल से दूसरी एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तब भी तो उनके अंतर के बराबर एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट करेंगे। तो उस तरह का जो स्पेक्ट्रम होगा वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम होगा। इस हेतु ऊर्जा का अवशोषण दृश्य प्रकाश या परावैंगनी प्रकाश से होता है। फॉर दिस पर्पज द एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम UV रीजन और अल्ट्रा वायलेट रीजन। मीन्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन undergo transition from low energy orbital to higher energy orbital, then you get absorption electronic spectrum, and when the molecule undergoes transition from high energy level to low energy orbital, then you get emission electronic spectrum. अक्सर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ही होता है ज़्यादातर के केस में। अतः इस स्पेक्ट्रम को UV विजुअल स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम आर आल्सो कॉल्ड UV विजुअल स्पेक्ट्रम। और यह स्पेक्ट्रम प्राय तरंग दैर्ध्य जो नैनोमीटर या आंस्ट्रॉम में व्यक्त किए जाते हैं। These spectra are usually expressed in terms of wavelengths, that is nanometer or angstrom. ओके, नैनोमीटर और आंस्ट्रॉम में रिलेशन आप जानते होंगे, 1 नैनोमीटर में 10 आंस्ट्रॉम होते हैं, क्योंकि नैनोमीटर तो 10 की पावर -9 मीटर है और आंस्ट्रॉम 10 की पावर -10 है, तो आंस्ट्रॉम छोटा हो गया, 10 गुना छोटा हो गया। तो इस तो बाय द वे आपको नैनोमीटर से आंस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना हो तो उसके 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आंस्ट्रॉम से नैनोमीटर आना है तो 10 से डिवाइड कर दो, नैनो। ओके, तो 3 तरह के स्पेक्ट्रम हमने पढ़ लिए, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक। अब वर्ण नियम, सिलेक्शन रूल्स हैं। एक्चुअली क्या है, जब मॉलिक्यूल ट्रांजिशन होता है एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी के लिए, तो कुछ नियम के तहत होता है और उन नियमों को ही वर्ण नियम या सिलेक्शन रूल्स कहते हैं। अणु का विभिन्न ऊर्जा स्तरों में संक्रमण वर्ण नियम के अनुसार होता है। द ट्रांजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल बिटवीन एनर्जी लेवल्स occurs according to some rules which are called selection rules. विभिन्न प्रकार के संक्रमण के लिए ये वर्ण नियम इस प्रकार हैं। For various types of transitions, these selection rules are given below. घूर्णन स्पेक्ट्रम, रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए वर्ण नियम या सिलेक्शन रूल है कि डेल्टा J इज इक्वल टू +-1।
यहाँ पे जे क्या है, घूर्णन क्वांटम अंक है, और डेल्टा का मतलब परिवर्तन। तो कहने का मतलब है फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रम, घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए डेल्टा जे का मान +-1 जब हम कहते हैं तो इसका अर्थ यह है कि घूर्णन स्पेक्ट्रम जब मिलेगा तो जे जो वाइब्रेशन जो रोटेशनल क्वांटम नंबर है उसमें परिवर्तन 1 का होगा। +1 का मतलब यह है कि जब लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाए तब भी 1 बढ़े क्वांटम रोटेशनल क्वांटम नंबर, और -1 का मतलब है हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आए तब 1 का कमी आए। ठीक है भाई, ये हम लिख भी रखा है, प्लस अवशोषण के लिए है और माइनस उत्सर्जन के लिए है। सपोज मैं आपको और एलेबोरेट करता हूँ, यदि जे बराबर है 1 से 2 में जाता है तो डेल्टा जे 2 - 1 अर्थात +1 होगा, वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। और यदि उल्टा हो जाए, जे बराबर है 2 से जे बराबर है 1 में आता है आपका अणु, जे का मतलब है 2 का मतलब हाई एनर्जी का रोटेशनल लेवल है, तो वो एनर्जी को छोड़ेगा, उस हिसाब से वो डेल्टा जे की वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में, यदि 2 से 1 में आता है तो 1 - 2 अर्थात -1। जब भी डेल्टा होता है तो वो हायर फ्रॉम -2 होता है, मतलब 2 से 1 में आया तो 1 - 2, 1 से 2 में गया तो 2 - 1। इन टर्मिनोलॉजी को जान लीजिए। तो ये तो था घूर्णन के लिए सिलेक्शन रूल। कंपन स्पेक्ट्रम के लिए भी रूल हैं और वो इस तरह से हैं। डेल्टा वी = +-1। अगेन डेल्टा वी का मतलब वही कि वी का मतलब वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है और उसमें परिवर्तन +-1 होगा। प्लस किसके लिए, अवशोषण के लिए, और माइनस उत्सर्जन के लिए। लेकिन ये डेल्टा वी बराबर +-1 ध्यान रखिए, ये सरल आवर्त दोलक या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ही था। अनावर्त दोलक के लिए, जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं है, उनके लिए डेल्टा वी का मान +-1, +-2, +-3 सब कुछ हो सकता है। मतलब डेल्टा वी अर्थात वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर में परिवर्तन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के लिए भी सिलेक्शन रूल्स हैं और उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इनके मुकाबले। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के लिए वर्ण नियम जटिल होते हैं। फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा द सिलेक्शन रूल्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स, in fact they are very complex, that is why कुछ नियम इस प्रकार से हैं, इसलिए उनमें से कुछ को लिखा जा रहा है जो आपके मतलब के हैं। पहला है, नंबर 1 इज डेल्टा एल = +-1 और 0। डेल्टा एल का मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर आपका या तो 1 मतलब 1 के द्वारा परिवर्तन हो +- में, या फिर कुछ परिवर्तन ना हो। और सेकंड जो सिलेक्शन रूल है, डेल्टा एस = 0 अर्थात चक्रण में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जो स्पिन जो है उसका ना बदले। आप आगे बढ़ोगे ट्रिपलेट से ट्रिपलेट या सिंगलेट से सिंगलेट, इस तरह का हो। ये 2 नियम हैं मुख्य रूप से, और भी हैं लेकिन वो आपके कोर्स के नहीं हैं। वे संक्रमण जो वर्ण नियम की पालना करें अनुमत संक्रमण कहलाते हैं। हाँ, ये भी जान लीजिए, दोज ट्रांजिशन विच follow selection rules are called allowed transitions। परंतु कुछ संक्रमण वर्ण नियम की पालना नहीं करते। there are some transitions which do not obey selection rules, ये वर्जित संक्रमण कहलाते हैं। they are called forbidden transitions। तथा इनकी तीव्रता अनुमत संक्रमण की तीव्रता की अपेक्षा बहुत कम होती है। their intensity, that is intensity of forbidden transitions is much smaller than the energy of allowed transitions, or intensity, you can say intensity of forbidden transition is very small compared to the intensity of allowed transitions। और आज के लिए लास्ट टॉपिक ये भी डिस्कस कर लेते हैं, बॉर्न ओपनहीमर एंड निकटन, अर्थात बॉर्न ओपनहीमर एप्रोक्सीमेशन। ये क्या है, बहुत सिंपल है। अणु की कुल ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक कंपन, घूर्णन आदि ऊर्जाओं का योग होती है। आप जान गए होंगे कि ए मॉलिक्यूल हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी। तो उसकी जो टोटल एनर्जी होगी ई, वो हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी, इन तीनों का योग होगी। और ये तीनों ऊर्जाएं एक दूसरे से संबंधित नहीं होती, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अतः अणु की कुल ऊर्जा में परिवर्तन होगा डेल्टा ई मॉलिक्यूल क्या होगा, डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस डेल्टा ई वाइब्रेशनल प्लस डेल्टा ई रोटेशनल, तीनों की
जो चेंज है वो आपके टोटल एनर्जी का चेंज हो जाएगा मॉलिक्यूल में। घूर्णन तथा कंपन स्वतंत्र होते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। द रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल लेवल्स या द रोटेशन एंड वाइब्रेशंस इन द मॉलिक्यूल आर इंडिपेंडेंट एंड दे डू नॉट अफेक्ट ईच अदर। इसे ही बॉर्न ओपनहीमर सन्निकटन कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड बॉर्न ओपनहीमर अप्रोक्सीमेशन कि भाई जो रोटेशनल जो लेवल्स है दे आर अनअफेक्टेड बाय वाइब्रेशनल लेवल। नाभिक अधिक भार के कारण गतिहीन रहता है। ड्यू टू हाई मास ए न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट स्टेशनरी तथा घूर्णन के समय बंध लंबाई नहीं बदलती। एंड ड्यूरिंग रोटेशन द बॉन्ड लेंथ डज नॉट चेंज, क्योंकि बॉन्ड लेंथ तभी चेंज होगी जब वाइब्रेशन होगा, और हमने ये मान लिया कि ये दोनों अनअफेक्टेड हैं, तो इसलिए घूर्णन के दौरान बंध दूरी नहीं बदलती। और या ये समझ लीजिए जिस दौरान उसने घूर्णन किया है मॉलिक्यूल ने, उस दौरान उसका कंपन नहीं हुआ उस समय के दौरान, अर्थात घूर्णन व कंपन एक दूसरे को प्रभावित, ये तो पहले ही हो गया। इसकी लिमिटेशंस भी हैं कि घूर्णन के समय बंध लंबाई में परिवर्तन हो जाता है, उस समय यह सन्निकटन लागू नहीं होता। ड्यूरिंग रोटेशन द बॉन्ड लेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल ऑल्सो चेंजेस, इनफैक्ट इट इंक्रीजेस, वास्तव में ये बढ़ जाता है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ लगता है उसकी वजह से बंध खिंच जाते हैं, तो ये बंध लंबाई चेंज हो जाती है। तो इन दैट केस बॉर्न ओपनहीमर अप्रोक्सीमेशन डज नॉट होल्ड गुड। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम अगले लेसन में आपको बताएंगे। ओके बाय।